स्वीट लाइम, जिसे उर्दू ज़बान में मीठा और पंजाबी में मिठा कहा जाता है। चूंकि इसका ताल्लुक सिट्रस फैमिली से है, इसीलिए इसे स्वीट लेमन भी कहते हैं। ये फल कुदरत के अनमोल खजानों में से एक खजाना है। ये इसलिए लगाया, इसका खर्चा भी कम है और इसमें 2 फसलें भी लगाई जा सकती हैं। किसान दिन रात मेहनत करता है तो किसान का फ़ायदा होना चाहिए। मैं यही किसानों को कहूँगा कि आप ऑर्गेनिक पे आएँ, कन्वर्ट करें इसमें वर्मिंग कंपोस्ट में, आप छोटे छोटे बेड लगाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। अगर अच्छी ग्रोथ हो, फल ज़्यादा हो बूटे पे, तो मेरे ख्याल से 4 से 5 लाख रुपया कमाया जा सकता है। आप एयर लेवल से साथ पौधे भी तैयार करें, खुद लगाएं या नर्सरी तैयार करके आगे सेल करें, तो जितना पैसा आप फ्रूट से कमा सकते हैं, इससे ज़्यादा एयर लेवल से कमा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। पाकिस्तान की ज़रूरी तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी है। नाज़रीन, किसान का पाकिस्तान हमेशा ऐसे आइडियाज़ लेकर आता है जिससे ना सिर्फ हमारा किसान लाखों रुपए का ज़र मुबादला कमाता है, बल्कि दूसरे किसानों के लिए भी राहें हमवार करता है। आज हम प्रोग्राम करेंगे स्वीट लाइम पे। स्वीट लाइम, जिसे उर्दू ज़बान में मीठा और पंजाबी में मिठा कहा जाता है। चूंकि इसका ताल्लुक सिट्रस फैमिली से है, इसीलिए इसे स्वीट लेमन भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम सिट्रस लिमिटा है। ये फल कुदरत के अनमोल खजानों में से एक खजाना है। मीठा वैसे तो सदियों से हमारे खित्ते में काश्त हो रहा है, मगर किन्नू या माल्टे के मुकाबले में इसको वो अहमियत नहीं मिल सकी। आज के प्रोग्राम में मीठे की काश्तकारी पे बात करेंगे और इसकी अफादियत के बारे में भी आपको बताएंगे। आप हमारे साथ रहिए, क्योंकि आपकी फलाह हमारी अवलीन तरजीह है। जी, अभी मैं मंडी बहाउद्दीन के नवाही गांव चक बसावा में मौजूद हैं और मुझे ज्वाइन किया है साकिब इमरान साहब ने, जो कि यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। उनसे बात करते हैं। साकिब भाई, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। मीठा काश्त करने का ख्याल कैसे आया? ये इसलिए लगाया, इसका खर्चा भी कम है और इसमें 2 फसलें भी लगाई जा सकती हैं। गन्ना वगैरह भी लगाई सकती है और चारा जो भैंसों के लिए वगैरह वो भी इसमें लगाया जा सकता है। अच्छा, क्या वजह है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर किन्नू और माल्टे की काश्त की जाती है, लेकिन स्वीट लाइम या मीठे को उस तरह से पजीराई नहीं मिली? तो आपको किस तरह से ख्याल आया, आपने ये जो स्टेप लिया है मीठा लगाने का, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ आप? इससे बहुत काफ़ी फ़ायदा हो गया। एक तो पहली दफ़ा एक फसलें भी 2 आ गई और दूसरा फल भी आ गया इसमें। ठीक है। इसमें खर्चा भी कम है, बहुत कम है। इसमें नाम खाद डाले तो भी ये हो जाता है, लेकिन इसके फायदे भी बहुत ज्यादा है। बेहतरीन जी। अच्छा, किस मौसम में लगाया आपने? ये मार्च में लगाया है मैंने। जो पौधा हमारे पीछे लगा हुआ है, कितने साल का पौधा? ये 3 साल का है। 3 साल का पौधा? 3 साल का। और पौधा लगाने की कितने अरसे के बाद फ्रूटिंग पे आ जाता है? ये 2 साल बाद आ जाता है। 2 साल आ जाता है? ये 2 साल बाद। और एक पौधे पे कितना फ्रूट आता है? कम जो है 2 मन तक चला जाता है। 2 मन तक आ जाता है। थोड़ा सा इसकी मैनेजमेंट के हवाले से बताइए कि इसका कैसे ख्याल रखते हैं, कितना पानी देना होता है, कितनी खादें देनी होती हैं, और कीड़े मकोड़ों से कैसे महफूज रखें? इसके में कीड़े मकोड़े की बात करें तो कीड़े मकोड़े में इसमें स्प्रे वगैरह करते हैं, चाहे मक्खी वगैरह कीड़ा वगैरह इसमें ना पड़े। दूसरा, इसकी जो खादें वो कम है। जो मिसाल तरह फसल में डाली है, इसमें साथ डाल दी। और गर्मियों में 1 वीक बाद पानी इसको देना आता है। ठीक है। अच्छा, किस तरह की ज़मीन चाहिए होती है इसके? इसके नरम और सेहतमंद ज़मीन होनी चाहिए। ज़्यादा जो ना फल, इसकी सर्चिंग करने पहले ज़राअत से पूछ लें कि फल लेगी कि नहीं, उसके बाद ये काश्त करना चाहिए। ओके, बेहतरीन। फी एकड़ कितना खर्चा आ गया था आप? फी एकड़ में कम मेरा 2 लाख रुपया खर्चा आ गया था। छोटे पौधे लेते हैं। ठीक है। और कितने पौधे लगे 1 एकड़ में? 1 एकड़ में कम मेरा 200 पौधा बना। 200 पौधा? जी। ये 2 एकड़ का बाग है। तो कितने फासले से आपने पौधे लगाए? ये 13 बाई 13 पे लगाया। 13 बाई 13। लाइन से लाइन का फासला कितना है? ये 13 बाई 13 का। 13 बाई 13 लाइन से लाइन, और पौधे से पौधे भी 13 बाई 13। 13 बाई 13 में जी। ठीक है। और ये इस साल में कितनी फसलें लेते हैं? ये एक ही लेते हैं, 1 साल में एक दफा आता है। साल में 1 ही होता है जी। ये मौसम में आप इसका। साकिब भाई, अगर फ्रूटिंग अच्छी हो मीठे की, तो कितने पैसे कमा लेते हैं? कम खर्चे निकाल के इसकी मिस्त्री खरीदे, कम साल बाद 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया इसमें फ्रूटिंग अच्छी हो, 3-4 रुपये प्रॉफिट आ जाती है इसकी। यानी कि 1 एकड़ से 3 से 4 लाख रुपया मुनाफा आ जाता है। मुनाफा आ जाता है। साकिब भाई, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे किसान वो किन्नू माल्टा उगाते हैं, लेकिन वो मीठे की तरफ कम रुझान है।
हमारे किसान भाइयों को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि मीठा क्यों काश्त करना चाहिए? मैं तो कहता हूँ मीठा लगाएं, किसान भाई बहुत अच्छा है इनके लिए। इसमें खर्चा भी कम है और फसल वगैरह भी हो जाती है। एक मुल्क को सरमाया भी हो सकता है, क्योंकि हमारे मुल्क में मीठा बहुत कम है, इसकी ज़रूरत भी है। ये इस्तेमाल करना चाहिए, बीमारियों में बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है। बुखार के लिए, डेंगू बुखार के लिए ये बहुत बेहतरीन है। ये मीठे बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। मुझे ज्वाइन किया है अमीर मुआविया साहब ने, जो कि पाकिस्तान के नामवर यूट्यूबर हैं और इसके अलावा ऑर्गेनिक खादें तैयार करते हैं और हमारे किसानों को ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करवाते हैं। उनसे बात करते हैं ऑर्गेनिक खादों का जो इस्तेमाल है वो हमारी फ्रूटिंग पे कितना असरअंदाज होता है। जी फ़खर भाई, बहुत शुक्रिया। ऑर्गेनिक जो है ना, ये अरसा दराज से चला आ रहा है। ये अभी तो केमिकल वाली खादें हैं, ये ज़हरें, हम स्प्रे वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत सारे हमारे किसान। लेकिन अगर बैरून मुल्क देखा जाए तो जो बैरून मुल्क के लोग हैं वो जो ऑर्गेनिक चीज़ है ना उसको बड़ा पसंद करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक खाद आप कह रहे हैं कि कैसे बनाई जा रही है। सबसे पहला तो स्टेप ये है कि ऑर्गेनिक जो है हमारा गोबर होता है, हमारे जानवरों का जो वेस्ट है उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले दौर में गंदम की फसल है या कोई भी फसल है या कोई भी गार्डन है तो उसमें वही डालते थे। अब उसका प्रोसेस ये हुआ है कि अब एक रेड विगलर आ चुके हैं, ब्रीड है, जैसे केचवे आप समझ लें, ज़मीन दोस्त कीड़े समझ लें। जो केचवे हैं ये गोबर को खाते हैं, ख़ास किस्म के केचवे होते हैं। कुछ केचवे होते हैं हमारी ज़मीन में वैसे भी निकलते हैं, लेकिन वो होते हैं मिट्टी को खाने वाले, वो भी हमारी ज़मीन को ज़रख़ीज़ बनाते हैं। लेकिन ये जो रेड विंगलर है ना, ये सिर्फ गोबर खाते हैं। ओके। और जब गोबर को ये खाते हैं तो ये ब्लैक गोल्ड सोना बन जाता है वो गोबर, और वही खाद जो है हम अपने किसान को देते हैं और वो किसान इस्तेमाल करते हैं। और माशाल्लाह जो किसान इस्तेमाल करते हैं उनका रिजल्ट भी 100% आता है। क्या फ़र्क है अगर हम रिवायती खादें इस्तेमाल करते हैं या ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या क्या फ़वायद हैं? हमारी ज़मीन की ज़रख़ीज़ी में कितना इजाफा होता है और फ्रूटिंग के ऊपर कितना असरअंदाज होता है ऑर्गेनिक खाद? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। जो ऑर्गेनिक से तैयार होता है ना, मैं अक्सर वीडियो बनाता भी रहता हूँ मुख्तलिफ शहरों में जाके, तो लोग कहते हैं कि हमें ऑर्गेनिक वेजिटेबल चाहिए, ऑर्गेनिक फ्रूट चाहिए। उसका टेस्ट ही एक अच्छा होता है, अलग होता है टेस्ट उसका। जो ऑर्गेनिक से बनती है उसमें एक तो बीमारियाँ नहीं लगती। आजकल देखें जी कितनी बीमारियां, आंखों की, दिल के मर्ज़ हैं और कैंसर के, ये हमारी जो जैसे चावल की फसल है बड़ी ज़हरें देती है। ऐसी बीमारियां लग चुकी हैं इनको कि वो जाती नहीं है, आदी हो चुकी हैं हमारी फसलें। लेकिन हमें चाहिए कि हमें ऑर्गेनिक की तरफ आना चाहिए। जिस तरह के हमारे बाप दादा देखें, उनकी उम्र कितनी ज़्यादा थी, 80, 85, 90 साल, लेकिन अब 45, 40 साल, 45 साल में हम बीमारियाँ लग रही हैं। तो मसला ये है कि उस वक्त ये खादें नहीं थी, स्प्रे नहीं थे, हमारे माहौल को भी आलूदा कर रहे हैं। लेकिन अब हमें अगर ऑर्गेनिक पे आएंगे आस्ता आस्ता तो इंशाल्लाह हमारी सेहत भी अच्छी होगी। और ये ऐसे समझे कि एक देसी खुराक है। कितने % हमारे किसान हैं जो अभी ऑर्गेनिक खादें इस्तेमाल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मैंने किसान देखे हैं जो पढ़े लिखे किसान हैं, वो अब ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं। ऑर्गेनिक एक तो देखें जी, इस पर बिल्कुल ख़र्चा ही नहीं है। आप अगर खुद छोटा सा बेड लगाते हैं, कैचवे उस पर छोड़ते हैं और आपका ही गोबर जो है उसके ऊपर आप डाल के उसके आप खाद फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना, तो वो ऐसे समझे कि आपकी बिल्कुल फ्री है। जब आपके पास खाद भी आ रही है, आपके वो कैचवे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब देखिए, आपको दो तरह का फ़ायदा हो रहा है। एक आपकी फैक्ट्री बड़ी हो रही है और एक आपकी खाद बढ़ रही है। कुछ टाइम के बाद इतनी ज़्यादा आपके पास वो खाद हो जाएगी कि मार्केट से आपको बिल्कुल खाद लेनी नहीं पड़ेगी। वही खाद आप अपनी ज़मीन में भी डालेंगे और आप सेल भी करेंगे। मैं देखता हूँ कि 2100-1900 रुपए में अभी वर्मी कंपोस्ट का एक बैग जो है वो सेल हो रहा है इस वक्त मार्केट में। तो मैं यही कहूँगा कि किसानों को ये करना चाहिए। बहुत ही आसान काम है। आपने उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना होता है, उसकी देखभाल करनी होती है और कुछ भी नहीं, कोई खुराक नहीं उसकी। बजट का कितना डिफरेंस आ जाता है अगर हम रिवायती खाद की तरफ जाते हैं, अगर मार्केट से खाद परचेज़ करते हैं या ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं, तो फ़ी एकड़ खर्च कितना आ जाता है ऑर्गेनिक का? सर देखें जी, ऑर्गेनिक जब आपके पास अपना हो जाएगा ना, तो ऐसा समझिए आपके पास फ्री है। ये एक बार ही स्टॉक इसकी जो कैचवे है ना वही ख़रीदने पड़ते हैं। तकरीबन आप ऐसा समझ लें कि 40-50 हज़ार में आपका ज़िंदगी भर का जो है ना वो आपके पास है खाद का बजट आ चुका है। अब वो खाद आपको मार्केट से लेनी नहीं पड़ेगी, अपनी खाद आपने देनी। देखिए, हम 1 एकड़ पे तकरीबन 35-40 हज़ार की कम अज़ कम खाद लगाते हैं
और ये देखें तो ये तो आपके गोबर जो है उसी से खाद आप बना रहे हैं, और वो 10-11 बैग ये आपने डालने होते हैं। शुरू में आपने ज़रा ज़्यादा डालने होते हैं क्योंकि हमारी ज़मीन जो है वो खादों पे लग चुकी है। बाद में ये बिल्कुल आपकी कम आ जाती है, आपकी 6-7 बैग पे आ जाती है, और ज़ाहिर सी बात है आपकी फैक्ट्री भी बड़ी हो गई होती है और आप आगे सेल भी कर रहे होते हैं। मैं देखा है, मैंने लोग लाखों का इससे मुनाफा कमा रहे हैं बड़े। आप अगर सोशल मीडिया पे सर्च करें, इंडिया में देखें हमारे पड़ोसी मुल्क है वो ऑर्गेनिक पे हैं, तो ये सर बहुत ही ज़बरदस्त है, इससे आप अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। अच्छा, कमर्शियल फार्मिंग के लिए हमें किसी हद तक दूसरी खाद पे भी जाना पड़ता जी, है, जी, क्योंकि बिल्कुल। आप अगर 100% ऑर्गेनिक खाद पे जाते हैं तो जी, जी। उसमें आपको प्रोडक्शन में फ़र्क पड़ जाता जी। है। तो आप रेशो बता दें कि कितनी ऑर्गेनिक की रेशो होनी चाहिए और कितनी दूसरी खादें होनी चाहिए। सर मैं आपको यही बताऊंगा कि आपके पास अगर 10 एकड़ ज़मीन है ना, तो आप शुरू में तो इतनी खाद नहीं बना सकते ऑर्गेनिक। आप ऐसा करें, 1 एकड़ जो आप खुद खाते हैं ना घर में, उसको ऑर्गेनिक पे ले आएँ। बाकी चलो आप अभी अपनी आस्ता आस्ता ज़मीन को करते रहें, दूसरी खादें इस्तेमाल करें, आस्ता आस्ता 2-3 साल में आपकी वो टोटली जो है ना वो ऑर्गेनिक पे आएगी। क्योंकि पहली दफ़ा आप कैचवे ले आते हैं तो ऐसे तो थोड़ी है कि आपकी ये 3-4 माह में तकरीबन आपको 3-4 बैग मिलेंगे, फिर अगले 3 माह में वो 6 होंगे, डबल होते जाएंगे। तकरीबन आपका जो है ना 1 साल वो थोड़ा लग जाएगा, उसके बाद आपका टोटल जो है ना वो ऑर्गेनिक पे आ जाएंगे। आप हमारे किसानों को क्या मशवरा देना चाहते हैं, ऑर्गेनिक खादों पे क्यों आना चाहिए और उसके क्या फ़वाइद मिल सकते हैं? सर महंगाई का दौर है, किसान जो है ना इस वक्त किसान की जो हालत है वो आपके सामने है। किसान दिन रात मेहनत करता है तो किसान का फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि इस महंगाई में किसान बिल्कुल पिस चुका है। मैं यही किसानों को कहूँगा कि आप ऑर्गेनिक पे आएँ। आपके पास गोबर है, आप उसका कन्वर्ट करें इसमें वर्मिंग कंपोस्ट में, आप छोटे छोटे बेड लगाएं, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। और किसानों को पता है कि किसी अगर ढेरी पे कोई कद्दू की बेल जम जाती है ना हमारी, तो उसकी जो लज्जत होती है वो अलग होती है, और जो हम वैसे खादों स्प्रे से करते हैं उसकी तो फिर लज्जत का पता ही है। तो यही बात है कि आप आ जाएँ ऑर्गेनिक पे, तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जी, मुझे ज्वाइन किया है आमिर रज़ा साहब ने, जो कि मीठा ग्रोवर हैं। उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, थैंक यू सो मच। किसान का पाकिस्तान में सर आपको वेलकम करते हैं। कितने एकड़ पे मीठा लगा रखा है? ये 4 एकड़ मीठा लगाया हुआ है। हमारे यहाँ अक्सर लोगों ने किन्नू और माल्टा लगा रखा है, लेकिन मीठे की काश्त में बहुत कम लोग आते हैं, और अगर आते भी हैं तो 1 एकड़ से कम या 1 या 2 एकड़ लगाते हैं। इसकी बुनियादी वजह क्या है? मेरे ख्याल से हमारे पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि जो एक चीज़ सेल ज़्यादा हो रही है, किन्नू सेल ज़्यादा हो रहा है, किन्नू का ट्रेंड है मंडी बहाउद्दीन में, सरगोदा में, तो लोग सारे कहते हैं कि हम भी यही चीज़ करें, कोई नया काम नहीं करते। तो वैसे मीठा लगाना चाहिए, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बुखार में इसको यूज़ किया जाता है, वैसे इसका जूस भी बनाया जा सकता है मीठे का। कितने अरसे से आप लगा रहे हैं मीठा? ये हमने 3 साल हो गए लगाया। 3 साल से लगा रहे हैं। तो कितनी फ्रूटिंग ले रहे हैं आप अपने फी एकड़ से? फी एकड़ से अभी तो स्टार्टिंग है ये, क्योंकि 3 साल 2 साल का है, ये फल लेता है। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट टर्म है, ठीक है। तो ये जब 5 से 6 साल पे जाता है तो ये 4 से 5 मन भी चला जाता है। इसकी नर्सरी अगर लगाई जाती है तो कितना खर्च हो जाता है और कितने 1 एकड़ से पैसे कमाए जा सकते हैं? ये 1 एकड़ में तकरीबन 2.5 लाख रुपया खर्च आता है इसका लगाने का, बूटे का। तो इसमें अगर अच्छी ग्रोथ हो, फल ज़्यादा हो बूटे पे, तो मेरे ख्याल से 4 से 5 लाख रुपया कमाया जा सकता है। इसकी देखभाल अगर अच्छी की जाए तो कितना अपना सरमाया बढ़ाया जा सकता है, इससे मुनाफा बढ़ाया जा सकता है? ये बूटा जो लगा हुआ है ना, इसकी कटिंग ज़रूरी है, इसको कटिंग करना चाहिए, इसमें खादों का इस्तेमाल होना चाहिए, और साथ में स्प्रे भी होना चाहिए, और इनकी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। तो साथ साथ कटिंग करते रहें तो इसमें फल ज़्यादा भी आता है। बेहतरीन। अच्छा, इसके साथ इंटरक्रॉपिंग कौन कौन सी हो सकती है? इसके साथ आप नीचे इसके गंदम भी उगा सकते हैं, साथ में बूटे और भी लगा सकते हैं, आवाकाडो लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन नीचे गंदम का भी फल हो सकता है, इसमें गंदम भी उगाई जा सकती है। अच्छा आमिर भाई, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में जो फ्रूट का साइज़ होता है वो बड़ा मैटर करता है। इसका जो फ्रूट का साइज़ है, इसको किस तरह से बढ़ाया जा सकता है? जी, ये फर्स्ट टर्म जो होता है इसका, ये फ्रूट का साइज़ नॉर्मल ही रहता है। सेकंड टर्म में जाके इसको अच्छी इसकी देखभाल होगी तो ये फ्रूट का साइज़ भी अच्छा होगा। ठीक है। और मार्केट में भी फ्रूट का साइज़ अच्छा, हम किसी को मार्केट में अगर दिखाएंगे फ्रूट का साइज़ ये है तो वो सेल भी ज़्यादा होगी उस तरह। किस तरह से हमारा किसान इसको मार्केट करे ताकि ये ट्रेंड में आए और ये भी किन्नू के बराबर अपनी जगह बना सके? तो इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं जो मार्केटिंग के लिए लेने चाहिए किसान को? मार्केटिंग के लिए इसको फेसबुक पे भी यूज़ करनी चाहिए, हमें अपनी फार्मिंग दिखानी चाहिए लोगों को। यूट्यूब चैनल है उस पर भी दिखानी चाहिए। जब फल के लिए तैयार होता है तो मंडियों में जाके इसको दिखाना चाहिए कि ये हमारे पास फ्रूट है।
आमिर भाई, एग्री टूरिज्म का कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में बड़ा तेज़ी से फैल रहा है। हमारे यहाँ भी एग्री टूरिज्म पे बड़ा काम हो रहा है। हमारे किसानों को बिज़नेस पर्सपेक्टिव में सोचना चाहिए कि अगर एग्री टूरिज्म में आते हैं और अपने फार्म को डेवलप करते हैं, यहाँ पे बच्चों के कुछ झूले होने चाहिए, कोई टक शॉप होनी चाहिए, ताकि फैमिलीज़ यहाँ पे आएँ, स्टे करें, अपने हाथों से फ्रूट तोड़ें, इससे बिजनेस में इजाफा होगा। ये होनी चाहिए चीज़ें। अगर बच्चों के झूले वगैरह लगे हों, फैमिली आए, अच्छा पार्क साथ में बना हो, साथ में बच्चे बाग में भी आएँ और देखें लोग कि बाग किस चीज़ का है, किन्नू का है, माल्टे का है, तो वो आके देखें और फल तोड़ के खाएं, उनको पता चलेगा कि फल ये अच्छी चीज़ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आमिर भाई। मुझे ज्वाइन किया है गुलाम अली साहब ने, जो कि सिट्रस एक्सपर्ट हैं। किस तरह से पौधों की एयर लेयरिंग होती है, ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग का प्रोसेस क्या होता है, आइए उनसे जानते हैं। सर, थैंक यू सो मच किसान का पाकिस्तान ज्वाइन करने के लिए। नए पौधे किस तरह से तैयार करते हैं और उनका पूरा प्रोसेस क्या होता है? फ़ख्र भाई, अभी हम अपने मीठे के बाग में खड़े हैं, तो इधर हमारा भाई ज़फ़र वो प्रूनिंग कर रहा है और एयर लेयरिंग कर रहा है और पौधे तैयार नहीं कर रहा है। ये आपके सामने है एयर लेयरिंग। ये पौधे के ऊपर हो, शापर के अंदर हो, फीड मास लगा के उसके अंदर हो, पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इस तरह आपके पौधे जल्दी तैयार होते हैं, फ्रूट पे आ जाते हैं। और तरीका है, इसकी कटिंग लगाई जाती है, वो आप शापर के अंदर लगा के पौधे तैयार कर सकते हैं, ज़मीन के अंदर डायरेक्ट लगा के तैयार कर सकते हैं। और तीसरा इसका तरीका है इसकी आँख लगाने का, ग्राफ्टिंग करने का। वो आप खट्टी पे ग्राफ्टिंग करते हैं, उससे भी पौधे तैयार हो जाते हैं। ये तरह तरीके हैं जी ये पौधे तैयार करने के। ठीक है, ये मीठे के बेहतरीन। तो इस तरह हम ये इसको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है जिससे जल्दी फ्रूटिंग पे आ जाता है और उसका फ्रूट भी अच्छा बेहतरीन होता है? तरीका ये जो आपके सामने हो रहा है ना जी काम, एयर लेयरिंग, ये बेहतरीन तरीका है। ये इस साल पौधा तैयार होगा, अगले साल फ्रूट देगा, यानी कि एक साल बाद फ्रूटिंग पे आ एक साल जाएगा। बाद अगले बार में इस पे फ्रूट आएगा, फ्लावरिंग होगी। बेहतरीन। और जो दूसरा तरीका है कटिंग वाला, जो आप कटिंग लगाते हैं, उसमें इसको 2 साल चाहिए। ठीक है। जो आप ग्राफ्ट करते हैं उसमें भी इसको 2-3 साल चाहिए। अच्छा, एयर लेयरिंग वाला और कटिंग वाला पौधा जो है, उसमें क्या फ़र्क होता है दोनों में? फ़र्क नहीं होता, फ़र्क सिर्फ यही होता है कि आप अर्ली फ्रूट लेना चाहते हैं या थोड़ा लेट लेना चाहते हैं। फ़र्क यही है कि आप मुख्तलिफ तजर्बात भी करते रहें और नर्सरी भी तैयार करते रहें, फ्रूट भी लेते रहें। इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि आप अर्ली लेना चाहते हैं या थोड़ा लेट लेना चाहते हैं। ठीक है, जो आप पौधा से ऊपर पौधा तैयार करेंगे ना, वो आपको जल्दी देगा। ठीक है। जो आप कटिंग करके ज़मीन में लगा के फिर उसको आगे शिफ्ट करेंगे, वो आपको 1 साल लेट देगा। ये इसमें फ़र्क है। गुड। अच्छा, आपने ये कटर पकड़ा हुआ है, इसका क्या बुनियादी, इसका मकसद क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे होता है? फ़ख्र भाई, हमने पहले छोटे कटर इस्तेमाल किए हैं प्रूनिंग के लिए, उन्होंने हमें बहुत तंग किया है। फिर ये ज़फ़र भाई ने कहा कि कोई एडवांस टूल्स हो प्रूनिंग के लिए मंगाओ, तो फिर ये मैंने मंगवाया है। तो ये डबल हैंड स्टेबल है, 51 इंच इसकी लेंथ है। ओके, ये देखें 2 स्टेप ओके, ओके, साइज छोटा बड़ा हो जाता है। जी जी, तो ये 51 इंच तक जाता है। अच्छा, इससे हम इसकी प्रूनिंग करते हैं। ठीक है। ये देखें आप, ये मीठा है, और किन्नू की भी हम ऐसे ही करते हैं, मीठे के भी करते हैं, लीमन की भी ऐसे ही करते हैं। अच्छा, ये टूल इसलिए हमने मंगवाया है। जबरदस्त। और दूसरा हमारे पास पहले जिस तरह रवैती बोलते हैं, जी जी जी। इसको रवैती कह लें, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इस ऊपर वाली टहनी नहीं आप काट सकते, ठीक है। अंदर जाके नहीं काट सकते। ओके, इसने तंग किया, फिर ये हमने मंगवाया है। ओके, तो ये इसने कहा कि इससे बेस्ट और टूल्स हमें प्रूनिंग के लिए नहीं मिला। जबरदस्त। हमने देखा है। आपने एयर लेयरिंग और ग्राफ्टिंग के हवाले से तो बताया, जी। प्रूनिंग जो है वो एक प्लांट के लिए कितनी ज़रूरी होती है और उसका तरीकाकार क्या है? जब एक प्लांट की आप प्रूनिंग करेंगे ना, तो वो पौधा महसूस करेगा कि मुझे कोई चीज़ ख़त्म कर रही है, तो वो बज़िद हो जाएगा। अच्छा, वो अपनी जवानी बरकरार रखेगा, वो अपनी पावर इस्तेमाल करेगा। अच्छा, उसकी बेडंगियाँ टहनियाँ काटी जाएँ, उसके अंदर सन रूम बनाए जाएँ, जो ज़मीन के साथ टच होती हैं टहनियाँ, उनको ज़रूर काटा जाए। इसके लिए ये प्रूनिंग ज़रूरी है। अच्छा, यानी कि उसको प्रॉपर रोशनी मिले, प्रॉपर हवा मिले। हवादार होना चाहिए, जी। फिर ये आपका फ्रूट गुच्छों में आता है। जिस तरह अंगूर के गुच्छे आते हैं जी। ना, फिर ऐसे फ्रूट आता है और मेयारी होता है, जानदार होता है, साइज़ अच्छा होता है। ज़बरदस्त। हमारे किसान दोस्तों को आप क्या मशवरा देना चाहते हैं कि ये जो डेफिनेटली एयर लेयरिंग से वो एक नए पौधे तैयार कर रहे हैं, ये कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है? इससे किसान अपने जो प्रॉफिट में कितना इजाफा कर सकते हैं? जो मीठे की फार्मिंग है, इस पे ज़मींदार को काम करना चाहिए।
इस मीठे के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। ठीक है, ये आपको 5-6 लाख तक प्रॉफिट आसानी से दे सकता है और मीठे पे इतनी आपकी मेहनत मुशक्क़त भी नहीं है। ये केयरलेस फार्मिंग है, ठीक है, इसको इतनी केयर की ज़रूरत नहीं है। बस इसकी प्रोनिंग करें, टाइम पे इसको खाद पानी लगाएं, इसमें हल चलाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। बाकी इसके इतने कोई स्प्रे वगैरह नहीं है, इनको कोई फ्रूट फ्लाई, कोई किसी कीड़े मकोड़े का कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है। और सेहतमंद फ्रूट होगा तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अली भाई, चूंकि हमारा किसान फ्रूटिंग से पैसा तो कमा रहा है, जी जी। एयर लेयरिंग कितना मुनाफा बख्श हो सकता है उसके लिए? अगर वो प्रॉपर एयर लेयरिंग के ऊपर फोकस करता है तो इससे कितने पैसे कमा सकता है? मीठे की फार्मिंग के साथ, फ्रूटिंग के साथ, ये इस तरह कह लें कि आप ओवर टाइम लगा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, ये बोनस है। बोनस है जी। ओके, कि आप एयर लेयरिंग से साथ पौधे भी तैयार करें, खुद लगाएं या नर्सरी तैयार करके आगे सेल करें, तो जितना पैसा आप फ्रूट से कमा सकते हैं इससे ज़्यादा एयर लेयरिंग से कमा सकते हैं। एक पौधे से, एयर लेयरिंग से कितने पौधे तैयार करते हैं? 4-5वें साल में पौधा होता है ना, उस पे आप 100 से लेके 150 तक आसानी से पौधे तैयार कर सकते हैं एयर लेयरिंग में। एयर लेयरिंग, अगर आप एक पौधे से जी, 100 पौधा तैयार करते हैं एयर लेयरिंग का, और आपका 1 एकड़ में 100 पौधा है, वो 10,000 बन गया। अगर आप 150 करते हैं तैयार एक पौधे से तो वो 15,000 बन बिल्कुल। गया। 15,000 पौधा अगर तैयार हो गया है आपका, तो अगर आप 100 रुपये भी सेल करें तो वो 15 लाख का बनता है। ठीक है, अगर 150 में जाता है तो फिर वो 20 लाख क्रॉस कर जाता है। तो वो आपका जो फ्रूट 6-7 लाख में 1 एकड़ से गया है जी, उससे ये 2 गुना 3 गुना ज़्यादा रकम आती है। बिल्कुल ठीक ये है। इतना प्रॉफिटेबल है नर्सरी वाला काम। और एयर लेयरिंग वाला पौधा जो वो पहले साल ही फ्रूटिंग पे आ जाता है। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अली भाई, थैंक यू सो मच मुफीद मालूमात जी, के लिए। मेहरबानी। बहुत शुक्रिया आपका भाई, शुक्रिया। थैंक यू। नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें आपको स्वीट लाइम यानी कि मीठे की काश्तकारी के हवाले से मुकम्मल आगाही दी गई। माहिरीन का कहना था कि स्वीट लाइम यानी कि मीठा किन्नू या माल्टे से भी ज़्यादा आसान फसल है। अभी हमारे किसानों को चाहिए कि वो मीठे की काश्तकारी में आएँ। इससे ना सिर्फ हम अपने नेटिव फ्रूट को महफूज कर सकते हैं, बल्कि पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक में भी इसको एक्सपोर्ट करके बेहतरीन ज़र मुबादला कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपने फीडबैक का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक मुल्क की ज़रूरी तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान फ़ख्र ज़मान के साथ, ओनली ऑन डिस्कवर पाकिस्तान, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।